प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए क्लासेस कर रहे हैं। एनसीईआरटी की क्लास में हम लोग हिंदी मीडियम की क्लास कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का नोट्स के साथ आपकी क्लास स्टार्ट हो गई, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश मीडियम की जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हम लोग एनसीईआरटी के सोल्यूशन के साथ हैं। और एनसीईआरटी का सोल्यूशन उन्हीं पॉइंट का बनाया गया है, उन्हीं टॉपिक को टच किया गया है। ये एनसीईआरटी की ही बुक से बनाया गया है, जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी और एलटी और जीआईसी में दिया गया है। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर की क्लास 11th की बात कर लें तो फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th में दिया गया है सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी। ठीक है, सिस्टमैटिक और टेक्सोनॉमी हम इन्हीं दो पॉइंट को ही टच कर रहे हैं। इसके अलावा उसमें जो क्लास 11th में दिया गया है, जैसे कि लिविंग थिंग्स की क्राइटेरिया, नॉन लिविंग थिंग्स की क्राइटेरिया, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम स्किप कर दिए हैं। हम उन्हीं पॉइंट को टच कर रहे हैं जो पॉइंट हमारे सिलेबस में है। इसके तुरंत बाद हमारे सिलेबस में दूसरी पॉइंट जो रखी गई है वो रखी गई है क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइला ग्रेड तक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइला है। उसके बाद उसमें दिया गया है पोरीफेरा ठीक है, प्रोटोजोआ पोरीफेरा। तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर आ जाएंगे, प्लांट किंगडम पूरा छोड़ देंगे। फिर उसको करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जैसे जैसे सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से हमारा नोट्स होगा। यानी नोट्स तो एनसीईआरटी का है, लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। विथ उसमें कुछ क्वेश्चन भी लगे रहेंगे नीचे, जैसे जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं तो उसका क्वेश्चन कुछ नीचे लगा रहेगा, उसको भी आपको आंसर देना होगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाली है। आप करिएगा, आपको मज़ा आएगा। आज या तो कल आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग हिंदी मीडियम में जो पढ़ रहे थे उसमें आज हमारी टॉपिक है एक प्रारूपी पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी विवरण। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक आपसे कभी पूछी नहीं जाती। ये जो चीज़ें यहाँ पे दी गई ना, इस तरह की चीज़ें पूछी नहीं जाती, ठीक। आपसे जो पूछा जाता है वो यहाँ पे दिया गया है, जो आपसे पूछा जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे हैं पूछी जाने वाली, जैसे कि फवेसी फैमिली के बारे में, तो इसका फ्लोरल फार्मूला पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? फ्लोरल फार्मूला पूछ लेता है। फ्लोरल फार्मूला क्या है, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला के बाद आप जब जाएंगे तो इनसे पूछ लिया जाता है कि इनमें इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, या इन कैसे हैं, झाड़ी हैं, शाख हैं, मूल है, ग्रंथ, ठीक है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको इसे पढ़ना होगा। यहाँ पे सिर्फ 3 फैमिली के बारे में दिया गया, तो उन 3 फैमिली को पढ़ेंगे। बाकी फैमिली के बारे में भी हम लोग कभी अध्ययन करेंगे पूरा करके, ठीक है। कुछ इसके सिंबल हैं, जो सिंबल यहाँ पे इंडिकेशन के रूप में हैं, तो इन इंडिकेशन को भी पढ़ेंगे, जो सिंबल हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, लाभदायक हो सकते हैं, जिन्हें जानना अति आवश्यक है। जैसे जो लोग बॉटनी पढ़े हैं, ठीक है, बॉटनी तो सब लोग पढ़े हैं, लेकिन कुछ लोग फाइनल ईयर में केमिस्ट्री ले लिए थे और बाद में केमिस्ट्री से उन्होंने एमएससी कर ली, तो सारी चीज़ें उनको लगभग लगभग भूल गई हैं। तो एक बार वो रिवीजन कर लेंगे तो उनको याद आ जाएगा, मुझे विश्वास है। चूँकि आप सब कुछ पढ़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं जो आपके लिए नया है, तो सब आप पढ़े हुए हैं, तो आपको वो सब चीज़ें आसानी से याद आ जाएंगी। चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आ जाएं। पुष्पी पादप को वर्णित करने के लिए बहुत से आकार की अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे आकार के लक्षण जो होते हैं उसका उपयोग किया जाता है, ठीक। अभिलक्षण कौन कौन से हैं, जैसे उसके अभी आएंगे। पुष्पी पादपों का वर्णन संक्षिप्त, सरल और वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। कह रहा है इन्हें आपको करना है, संक्षिप्त करना है। जैसे बहुत सारी चीज़ें अगर आप लिखने लगेंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उनको आपको क्या करना है, उसे करने के लिए आपको छोटे छोटे पॉइंट बनाना है और उन पॉइंट के रूप में उसे डिस्कस करना वहाँ पे। जैसे जो हम आपको एनसीईआरटी का नोट्स दे रहे हैं ना, और नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे बड़े छोटे छोटे पॉइंट हमने लिया। जैसे हमने टेक्सोनॉमी को लिखा तो टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, टेक्सोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। बायोसिस्टमेटिक्स क्या है, सिस्टमेटिक्स क्या है, ठीक। उसके बाद फिर सिस्टमेटिक्स में इंडिकेशन का मतलब क्या, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या, क्लासिफिकेशन क्या है, फिर आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या है। हमने उन्हीं पॉइंट को टच किया जो पॉइंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी तो आपके पास एनसीईआरटी, आप पूरी एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन मैं उन्हीं पॉइंट को टच कर रहा हूँ जिसे आपको मेमोराइज करना है, लर्न करना है। तो उसी तरह से कह रहा है कि पुष्पी पादपों का अगर वर्गीकरण हमें करना है तो संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक, सरल होना चाहिए, बहुत टफ नहीं करना है। पता चला कि हम अपना ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए इतने टफ टफ वर्ड डाल दें कि जो मेमोराइज ना हो सकें, याद ना हो सकें, ठीक है। भले हमारा एनसीएफ कहता है, एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ कहता है कि बच्चों को रटाना नहीं, लेकिन अगर हम रटेंगे नहीं तो हम कैसे याद करेंगे। रटने का मतलब याद ही करना है, ठीक है। वैज्ञानिक भाषा के क्रमवार होना चाहिए, ठीक है। पौधों के वर्णन में उसकी प्रकृति,
कायिक अभिलक्षण मूल, तना और पत्तियां, और उसके बाद पुष्पीय अभिलक्षण पुष्प विन्यास फूल के भाग का वर्णन आता है। पौधे में विभिन्न भागों में वर्णन के बाद पुष्पी भाग में पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र बताने पड़ते हैं। पुष्पी सूत्र को कुछ संकेतों द्वारा इंगित किया जाता है, जैसे कि पुष्पी सूत्र को कुछ संकेतों द्वारा इंगित किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपका पुष्पी सूत्र को सहपत्र जो होते हैं, जो सहपत्र यहाँ पे है, तो उस सहपत्र की अगर हम बात करें तो सहपत्र को हम क्या लिखते हैं, BR लिखते हैं, ठीक है, ब्रेकिएट लिखा जाता है, ठीक। केलिक्स को K से इंडिकेट किया जाता है, कोरोला को C से इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद अगर हम परिदल पुंज की बात करें, पेरी, ठीक, तो परिदल पुंज को किससे इंडिकेट करते हैं, P से। पुमंग एंड्रोसियम को A से, जायांग गाइनीशियम को G से, और उसके बाद आगे बढ़ जाएं तो अंडाशय को, ठीक, ऊर्ध्वाधर अंडाशय को ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को G से, ठीक है। अधोवर्ती अंडाशय को G से इंडिकेट तो करेंगे, लेकिन नीचे एक लाइन लगा देंगे, लिखते हैं। नर पुष्प को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, मादा पुष्प को इस तरह से इंडिकेट करते हैं। अगर दो लिंगी पुष्प होता तो उसे इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। कह रहा है देखिए, इंडिकेट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर सहपत्र है, सहपत्र है तो सहपत्र को हम लोग किस प्रकार से इंडिकेट करने वाले हैं, सहपत्र को हम लोग BR लिख देंगे, ठीक। अगर केलिक्स की बात होती तो उसे हम K से इंडिकेट करते हैं, ठीक, और नीचे डैश भी लगा देंगे। कोरोला होगा तो C से इंडिकेट करेंगे। अगर किसी फूल का परिदल पुंज है तो उसे P से इंडिकेट कर देंगे। एंडोसियम को हम लोग A से, यानी पुमंग को A से, गाइनीशियम यानी जायांग को G से, ऊर्ध्वाधर अंडाशय को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, G से, ठीक। और उसके बाद अधोवर्ती को G लगा करके नीचे लाइन खींच देंगे। नर पुष्प को हम लोग एरो वाले से, और मादा पुष्प को प्लस से। अगर कोई पुष्प द्विलिंगी तो उसे हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, जल्दी बता दीजिए, तो उसे हम लोग इस तरह के साइन से इंडिकेट किया जाता है। अब उसके बाद त्रिज्य सम्मति, अगर त्रिज्य सम्मति है तो उसको कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक। तथा एक व्यास सम्मत को हम लोग कैसे दिखाते हैं, परसेंटेज से इंडिकेट करते हैं। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। युक्त दलों की संख्या को क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और आसंजन के पुष्पी चिन्हों के रूप में खींचते हैं। पुष्पी चित्र के फूल के भागों की संख्या, उनके विन्यास क्रम और उनके व्यवस्थित संबंध में विषय में जानकारी प्राप्त होती। मात्र अक्ष की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है, जिसे डाट द्वारा पुष्पी चित्र पर इंगित करते हैं। कैलिक्स, करोला, पुमंग तथा जायांग क्रम और चक्कर में दिखाई देते हैं या दिखाए जाते हैं। कैलिक्स सबसे बाहर की ओर तथा जायांग सबसे भीतर की ओर होता है। यह सासंजन तथा आसंजन के चक्र के भागों तथा चक्कर के बीचों को इंगित करता है। नीचे सरसों के पौधे, जिसे कुटुंब ब्रेसिकेसी में पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र द्वारा दर्शाए गए हैं। यहाँ पे कुछ फैमिली का वर्णन किया गया है, जैसे कि आपकी फैमिली है कौन कौन सी, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक है आपकी कौन सी, फबेसी है, ठीक। दूसरी आपकी कौन सी है, यहाँ पे अगर चले जाएंगे सोलिनेसी है, और एक फैमिली और है। तो इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फबेसी फैमिली में, और इसमें कुछ कॉमन चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे कि इस कुल को पैप्लियोनोइडी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पैप्लियोनोइडी भी कहा जाता है। यह लेग्युमिनेसी कुल का उपकुल, क्या है, लेग्युमिनेसी जिसमें दलहनी फसलें आती हैं उसका उपकुल है, ठीक। यह सारे विश्व में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, सारे विश्व में पाई जाती हैं। ये फैमिली कहाँ पाई जाती है, सारे विश्व में, यानी इनसे संबंधित जो प्लांट हैं वो पूरे विश्व में पाए जाते हैं। तो इसे फबेसी फैमिली को क्या कहते हैं, पैप्लियोनोइडी कहते हैं। लिग्युमिनेसी फैमिली का यह उपकुल है, ठीक। कायिक अभिलक्षण इसके क्या है, वृक्ष कैसे होते हैं, वृक्ष जो होते हैं इनके कैसे होते हैं, तो यहाँ पे वृक्ष होता है, ठीक, यानी पेड़ पाए जाते हैं। झाड़ियों के आकार में होते हैं, यानी कैसे होते हैं, श्रब होते हैं। कुछ शाकीय भाग में भी पाए जाते हैं। मूल ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी मूल ग्रंथियां जड़ में गांठें पाई जाती हैं, जिसमें राइजोम था ही ऊपर, ठीक है, सहित मूल पाए जाते हैं, ठीक। तना इनका कैसा होता है, तना इनका सीधा रहता है, अथवा प्रतान, प्रतान आप जानते हैं ना, टेंड्रिल कहा जाता है।
ट्रेंडिल का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे उसमें स्प्रिंग जैसी संरचनाएं पड़ जाती हैं जिससे वो पेड़ को पकड़ करके या दीवार को पकड़ करके या रस्सी को पकड़ करके ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। इसे ट्रेंडिल कहते हैं, हिंदी में इसे प्रतान कहा जाता है। क्लियर है? जिसकी सहायता से जो साकी पौधे होते हैं, जो रेंगने वाले पौधे होते हैं, जिसकी सहायता से दीवारों पे, पेड़ों पे रस्सी के माध्यम से कहीं पे चढ़ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा करेला में, कद्दू में, ये सब चीज़ें। ठीक है, इधर आ जाते हैं पत्तियाँ। पत्तियों की बात करें तो पत्तियां कैसी होती हैं? सरल होती हैं, ठीक, अथवा संयुक्त पिच्छाकार भी हो सकती हैं। एकांतर पर्णाधार होती हैं, एकांतर होती हैं, पर्णाधार पल्प युक्त हो सकती हैं, अनुपर्णी हो सकती हैं। मैंने इन सब के बारे में चर्चा की है। और जालिकावत शिराविन्यास हो सकता है। इन सब के बारे में सभी वीडियोज में चर्चा की गई हैं। अलग अलग जितने भी वीडियो हैं, जब हम लोग पत्ती पढ़ रहे थे, हर एक टॉपिक पे चर्चा की गई है। इसीलिए मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय ले रहा था और मैं कह रहा था कि जब हम लोग पुष्प पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे समय बहुत कम लगेगा और सीधे हम लोग सिर्फ नाम बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप पीछे जा करके उन सभी वीडियोज को प्लेलिस्ट में है देख सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि सेल्फ इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव प्लानर अगर आप नहीं परचेज किए हैं तो आप जरूर परचेज कर लीजिए। SEPP है आपका सेल्फ इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव प्लानर, जिसका मतलब होता है स्वतः मूल्यांकन करके अपने प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना, स्वतः मूल्यांकन करके अपने प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना, जो कि है सेल्फ इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव प्लानर। आपकी लाइफ के लिए बहुत बेटर होने वाला, तो आप इसे जरूर ले लीजिए। मात्र 20 रुपये में मिल रहा है। 20 रुपये की कीमत बहुत कम है। हमारे यहाँ तो हाफ प्लेट छोला मिल जाता है इससे। उस कीमत में आपको हाफ प्लेट छोले की कीमत में अगर आपकी लाइफ चेंजिंग चीज़ें मिल जाती हैं, एक बार 20 रुपये लगाएंगे तो आप अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी तक उसे समझा पाएंगे। अगर उस पैटर्न से आप काम कर पाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सक्सेस आपके पास खुद दौड़ करके आएगा। आपको सक्सेस को ढूंढने नहीं जाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर आप पाएंगे तो यहाँ पे दिया गया है पुष्पीय अभिलक्षण। पुष्पीय अभिलक्षण की अगर हम बात करें तो पुष्पीय अभिलक्षण क्या होता है, तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ेगा पुष्पीय अभिलक्षण में पुष्प विन्यास। सबसे पहले हमको क्या मिल जाएगा? पुष्प विन्यास। पुष्प कैसा होता है? समीप असीमाक्षी होता है। मैंने बताया था पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक ससीमाक्षी होता है, एक असीमाक्षी होता है। दोनों के बारे में पुष्प में पूरी चर्चा की गई है, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता। ठीक है। फूल कैसा होता है? उभयलिंगी होता है, एक व्यास सम्मित होता है। इसके बारे में भी पुष्प में पूरी चर्चा की गई है। कैलिक्स बाह्य दल 5 होते हैं, संयुक्त बाह्य दली होते हैं, ठीक, कोर स्पर्शी होते हैं, ठीक है। पुष्प दल विन्यास होता है। कोरोला दल 5 होता है, विमुक्त दली होते हैं, पेप्लियोनेसी। पश्च बड़ा और सबसे बाहरी स्टैंडर्ड मानक, अगले 2 पार्श्वी पंख विंग तथा 2 अग्र तथा सबसे भीतर वाले जुड़कर एक नोतल बनाते हैं। पुष्प दल विन्यास वैक्सिलरी होता है। पुमंग 10 पाए जाते हैं। पुंकेसर द्विसंधि परागकोश द्विकोष्ठकी होते हैं। जायांग अंडाशय एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अनेकों अनेकों बीजांड सहित एक काष्ठी वर्तिका एकल, ठीक। फल लेग्यूम, बीज एक से अधिक अभ्रूणपोषी। पुष्पक्रम इसका कैसा होता है? ये पुष्पक्रम का पूरा फ्लोरल फार्मूला दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको क्या कहते हैं, इसे कहा जाता था, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। इसे त्रिशल्यी कहा जाता था, आपने देखा। इसे क्या कहा जाता था? द्विलिंगी कहा जाता था। एक कैलेक्स 5 है, कोरोला कितने हैं? 10 होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। रिंग में कैसे हैं? 2 2 1 में। और उसके बाद एंड्रोसियम 10 है। और गायनीसियम कैसा है? इन्फीरियर ओवरी है। और एक हिस्सा होता है नीचे डैश लगा हुआ, तो ये पूरा इसका फार्मूला है, ठीक। आप इसे देख सकते हैं। इसका महत्व कहाँ पे है, कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ से उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। इस कुल के सदस्य अनेकों प्रकार के दालें, जैसे कि चना है, अरहर है, सेम है, मूंग है, सोयाबीन है, इन सभी में इस फैमिली यही पाई जाती है। खाद्य तेल जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है। रंग इनका कैसा होता है? नीला होता है, ठीक है। और उसके बाद तंतु सनई, जैसे जो तंतु फाइबर होते हैं, और तंतु फाइबर किसका बना होता है? सनई, जैसे आपका है सनई, आप जानते होंगे, जिससे काटन निकलता है, वो क्या करते हैं, रस्सी बनाने के लिए निकलता है, ठीक है। इसके छिलके को सड़ा करके निकाला जाता था, जो छाल होती इसकी। चारा के लिए, तो जो पशुओं के चारा के लिए आता है, सन्सवेनिया ट्राइफोलियम आता है, ठीक। उसके बाद 3 पत्ती वाली बरसीम कहते हैं इसे। सजावटी फूल ल्यूपिन स्वेपी कहते हैं। और
औषधि में जो आता है, चूँकि हमारे सिलेबस में मेडिसिनल प्लांट दिया गया है, तो मेडिसिनल प्लांट में इसके बारे में भी चर्चा की गई मुलेठी की। तो मान लेते हैं हमारे एग्जाम में यहीं से पूछ लिया कि मुलेठी किस फैमिली से रिलेटेड है, तो आपको आंसर बताना होगा मुलेठी किस फैमिली से रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है कि आप बता सकते हैं अब कि किससे है, फबेसी से या पेपिलियोनेसी से है, या इसी को लिग्यूमिनेसी भी, अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो लिग्यूमिनेसी को भी हम टिक कर सकते हैं। क्लियर। चल, सोलेनेसी आ जाते हैं, आलू फैमिली कहा जाता है इसे। सोलेनेसी यह एक बड़ा कुल है, इसमें प्रायः आलू कुल भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, आलू कुल। और आलू आप जानते हैं समोसा से लेकर के और सब जगह हर एक सब्जी में विद्यमान ये उभयनिष्ठ चीज जो है जिसका नाम क्या है, आलू है। एक उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में फैले होते हैं। ये देखिए मकोई लगी हुई है, मकोई को कुछ लोग क्या कहते हैं, देसी अंगूर कहते हैं। ठीक। काई का विलक्षण, इसके पौधे प्रायः साकी, झाड़ी तथा छोटे वृक्ष वाले होते हैं। तना कैसा होता है, साकी होता है, कभी कभी काष्ठी होता है। ठीक। वायवी होते हैं, सीधा सिलिंड्रिकाकार, शासित, ठोस अथवा खोखला, रोम युक्त और अरोमिल भूमिगत, जैसे आलू। सोलिनेसी ट्यूबिरोसम कहते हैं। ठीक है, सोलिनम ट्यूबिरोसम कहते हैं, आलू का वैज्ञानिक नाम है। पत्तियां कैसी होती हैं, एकांतर होती हैं, सरल होती हैं, क्रमी संयुक्त पिच्छादार अनुपर्ण होती। पत्तियां और फूल के बारे में पूरी जानकारी आपको पिछले वीडियोज में दी गई हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे पूरा जरूर देख लें। पुष्पक्रम की अगर हम बात कर लें, एकल होता है, कच्छी होता है, ससीमाक्षी होता है जैसे सोलिनम में। उसके बाद फूल उभयलिंगी, त्रिसम्मिति होती हैं, 5 त्रिसम्मित होता है। ठीक है। उसके बाद कैलिक्स 5 बाह्य दल संयुक्त दीर्घ स्थायी। उसके बाद कोरोला की बात करें, 5 दल होते हैं संयुक्त कोर स्पर्शी पुष्प दल विन्यास पाया जाता है। पुमंग की बात करें, 5 पुंकेसर दल लग्न होते हैं। जायांग की बात करें तो 2 अंडपी होता है, युक्तांडपी होता है, तिरछी अंडाशय, ऊर्ध्वाधरी, 2 कोष्ठ की बीजांडसन फूला हुआ, और सबसे इसमें बहुत से बीजांड पाए जाते हैं। फल की बात करें, सुपट, सनपुट अथवा सरल होते हैं। बीज कैसा, भ्रूणपोषी अनेक होते हैं। और फ्लोर फार्मूला आपका दिया गया है, तो आप जानते हैं फ्लोर फार्मूला को, इसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, सोलिनेसी कई बार पूछा जाता है तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो अगर हम आर्थिक महत्व की बात करें, स्कूल में अधिकांश सदस्य भोजन जैसे टमाटर, बैगन, आलू में, ठीक है, मसाले में मिर्च आता है। औषधियों में अगर बेलाडोना, अश्वगंधा का बात आती है, अश्वगंधा की बात आती है, कई बार ये पूछा भी गया है अश्वगंधा किस फैमिली से, तो आप कहेंगे सोलिनेसी फैमिली से है। धूमक यानी तंबाकू जो होता है वो भी किस में है, सोलिनेसी फैमिली से। सजावटी पौधे में पिटूनिया किस में आता है, ये भी सोलिनेसी फैमिली में आता है। लिलिएसी, इसे लहसुन फैमिली कहते हैं। ठीक है, यह प्रायः लिली कुल में पाया जाता है, इसका एक बीज पत्र है और सारे विश्व में पाए जाते हैं। काई का लक्षण है, दीर्घ कालिक शाक सहित भूमिगत सलकंद, कार्म प्रकंद। ठीक। पत्तियां अधिकांश आधारी, एकांतर, लंबे, अनु अनुन पर्णी, समांतर सिरा विन्यास होता है। पुष्पी अभिलक्षण कैसा है, पुष्पक्रम एकल, ससीमाक्ष, प्रायः पुष्प छत्र। फूल त्रिज्य सम्मित, द्विलिंगी। परिदल पुंज, परिदल 6 3+3, प्रायः नली से जुड़े हुए। कोर स्पर्शी, पुष्पदल विन्यास। पुमंग 6 पुंकेसर, 3+3, दल लग्न। जायांग त्रिअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती, त्रिकोष्ठकी, इनमें अनेकों बीज संयुक्तांडपी, बीजांडसन होते हैं। फल संपुट, कभी कभी सरल, बीज भ्रूण पोषी। पुष्पक्रम जो पुष्प सूत्र है वो कैसा है, ब्रेकिएट है, त्रिसम्मिति है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, त्रिसम्मित हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। पेरिनार्थ कितना होता है, 3+3 होता है। एंड्रोसियम कितने होते हैं, 3+3 होते हैं। और कैलिक्स कितना होता है, 3 होता है। आर्थिक महत्व की बात करें तो इस कुल में अधिकांश पौधे सजावटी यानी ट्यूलिप, और उसके बाद ग्लोरियोसा। औसत के स्रोत एलो, सब्जियां एस्पेरगस तथा काल्चिसिन काल्चिसिन ऑटुमनेल देने वाले होते हैं। और इसी के साथ यह चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं, चैनल के द्वारा आपके लिए जो भी एक्टिविटी की जा रही है उन एक्टिविटी को बहुत प्लानिंग से की जा रही है, उन प्लानिंग का हिस्सा आप जरूर बने। चैनल जो एक्टिविटी कर रहा है आप 1 मिनट सुन के जाइएगा।
इन एक्टिविटीज़ में मैं आपको बता दूं, पहली एक्टिविटी हमारी हिंदी की क्लास चली रही, आप देख पा रहे हैं इसे, हिंदी की क्लास हमारी लगातार आगे बढ़ रही है और हमारा प्रयास है कि हम दिसंबर के अंत तक 11th का पूरा कोर्स ख़त्म कर देंगे और 15 जनवरी तक हम लोग क्लास 12th का पूरा कोर्स ख़त्म कर देंगे। ये हमारी प्लानिंग है, मतलब कि हम इस तरह से चलने वाले हैं, ठीक। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारा सेल्फ एवोल्यूशन प्रोग्रेसिव प्लानर के अकॉर्डिंग जो हमारा प्लान है ये हमारा सक्सेस होगा। इसी प्लान के बीच में हमने इंग्लिश का जो नोट्स मैंने कहा आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा एनसीईआरटी का, उसमें भी हमारी प्लानिंग ये है कि हम क्लास 11th को पूरा कर लेंगे और 15 जनवरी तक हमारा टारगेट यही, हम 15 जनवरी तक इसी बीच में इसको अभी कंप्लीट करेंगे और 30 जनवरी तक हमारी प्लानिंग के हिसाब से 30 जनवरी तक इंग्लिश वाला भी नोट्स हम लोग क्लास 12th का कंप्लीट कर लेंगे। ये तो हो गई काम की बात है। अगर इस बीच में परीक्षा की तिथि आ जाती है, ध्यान से सुनना, अगर इस बीच में हमारी परीक्षा की तिथि निश्चित हो जाती है और फरवरी या मार्च में हमारा पेपर होता है, जो कि हमें चांस बहुत कम लग रहा है, फिर भी अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसकी स्पीड को 2 गुने से 5 गुने तक बढ़ा देंगे और जनवरी के लास्ट तक हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अपना पूरा कोर्स ख़त्म कर देंगे। प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर आपको हर एक टॉपिक के नीचे 5-5, 6-6, 10-10 क्वेश्चन लगे रहेंगे जो आपको करने हैं। और उसके बाद मॉडल पेपर की बात करें तो 125 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर होगा, जिस मॉडल पेपर में सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन रखे जाएंगे। वह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा टारगेट है कि हम 20 प्रैक्टिस पेपर करेंगे, जिसे हम लोग गेस्ट पेपर भी कहेंगे। उसमें विगत वर्षों के प्रश्न भी रहेंगे, नवीन पैटर्न के प्रश्न रहेंगे, दूसरे स्टेट में पूछे जाने वाले डीएसएसबी में जैसे टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी रहेंगे। जो सीबीएसई पैटर्न से पेपर हो रहे हैं बच्चों के, उनमें से कुछ प्रश्न रहेंगे, ठीक है। नीट के कुछ प्रश्न डाले जाएंगे जो टॉपिक से रिलेटेड हैं, यानी उसे इस तरह से बनाया जाएगा कि हमारा बोर्ड जहाँ जहाँ से सर्च करता उन सभी पॉइंट को हम लोग टच करने की कोशिश करेंगे। और लगभग हमारा टारगेट है कि हम 20 प्रैक्टिस पेपर करेंगे, यानी 20 प्रैक्टिस पेपर का मतलब हो गया कि 12 दूनी 24, 2500 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप उसका हिस्सा बनेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो लोग क्रैश कोर्स के टाइम पे आएंगे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, हम उनके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि 15-20 दिन में हम उनका कोई भी कोर्स ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको नोट्स जो मिलेगा वो शायद उन्हें पेड खरीदना पड़ जाए, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम बाइंडिंग कराना और उनको सेट कराने में हमको जो पैसा खर्च करना पड़ेगा उसके लिए हम उनसे पैसा लेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मित्रों से कहिए कि अभी से देखते रहें, जो भी पीडीएफ छोटे छोटे होते हैं वो पीडीएफ उनको भेजा जाता रहेगा, उसका नोट्स बनाते रहेंगे और उनको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है, अपने पे भी है और आप पे भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो वर्ष है आपको सरकारी नौकरी की सैलरी देने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं वो तो है ही है। आपका प्रयास सफल होगा और आप सरकारी नौकरी की सैलरी अवश्य उठा पाएंगे 2022 में। इसी उम्मीद विश्वास के साथ आज हम लोग विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।